बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एनएमडी कैट का लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो गैसेस से रिलेटेड है। जो स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें हमने आज गैसेस को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस करनी है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको एक एमसीक्यू से डिस्कस करते हैं बेटा। तो एमसीक्यू बेटा आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज आर शोन बाय गैसेस। कहते कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो गैसेस शो करती हैं, यानी कोई एक ऑप्शन ऐसी होगी जिसमें वो सारी आ जाएंगी या कोई एक ऑप्शन ऐसी होगी जो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो पहली है दे हैव एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस बेटा एक्सपैंड कर सकती हैं और कंप्रेस भी उनको किया जा सकता है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनमें मॉलिक्यूल्स में गैप बहुत ज्यादा होता है। तो पहली ऑप्शन ठीक है। बीटा ऑप्शन है दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड। ये बेटा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि गैसेस कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं और वो दीवारों के साथ भी कोलाइड करते हैं। वो जिस कंटेनर में पड़े होते हैं उसकी वॉल्स के साथ जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं सो दे एक्सर्ट प्रेशर, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये बीटा ऑप्शन में उसने यही लिखा हुआ है कि दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर स्टोर्ड, कि जिसमें उन्हें रखा जाता है, जो उनकी दीवारों पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। चार्ली ऑप्शन है दे हैव लो डेंसिटी देन दैट ऑफ द लिक्विड एंड सॉलिड्स। चार्ली ऑप्शन में बेटा ये कहा गया है कि लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में गैप होता है तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो बेटा ये तीनों ही उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो कि गैसेस की जो हम बात कर रहे थे। फिर डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो गैस लॉज हैं, जो हमारे एलएमडी कैट के कोर्स में 3 लॉज जो हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 पे जो है वो बॉयल्स लॉ है, फिर चार्ल्स लॉ है, देन एवोगैड्रोस लॉ है, फिर उसके बाद जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। फिर एंड पे हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसकी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, मैंने बोर्ड पे कुछ बातें लिखी हैं, इन्हीं के हवाले से बाद में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बॉयल्स लॉ में बेटा कंडीशन ये होती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, यानी 2 चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो भी कांस्टेंट होने चाहिए। तो वॉल्यूम और प्रेशर बेटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे किसी कंटेनर में मौजूद गैस पे उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम कम होता चला जाएगा। तो फिर जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करते हैं के आता है विच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और के बेटा 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। इट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द गैस, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द गैस, और ये नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर यहां पे के आ गया, के को इधर नहीं दें, पी तो जाके मल्टीप्लाई हो गया, पी वी इज इक्वल टू के। ये हमारे पास अनदर डेफिनेशन आ गई बॉयल्स लॉ की कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम is always constant at constant temperature। इसी से हम एक और इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P1 V1 is equal to P2 V2। ये भी बेटा उसको इस तरह से मेंशन किया जा सकता है। तो ये उसकी सेकंड डेफिनेशन आ गई। बेटा जब हम वॉल्यूम और प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास एक जो है ना वो कर्व आती है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और ये कर्व दोनों एक्सिस से अवे मूव करती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यानी एक पर्सन है जो कि फर्ज करें 10 डिग्री पे जो है वो उसने टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है और वो प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करता है, तो ये ग्राफ हमारे पास आ गया। एक और पर्सन है जो कि फर्ज करें कि 20 डिग्री पे उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया हुआ है और वो भी वॉल्यूम प्रेशर में ग्राफ प्लॉट करता है, तो ये भी एक कर्व ही आएगी, लेकिन ये वॉल्यूम और प्रेशर एक्सिस दोनों से वे चली जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम प्रेशर दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
जब ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा के कांस्टेंट किया जाता है तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ जाता है और टेम्परेचर बढ़ने पे प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए ग्राफ जो है वो दोनों एक्सिस से अवे जो है वो चला जाता है। अगर आप P और 1/V में ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा तो फिर एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होती है जो कि आके ओरिजिन पे उसको टच कर रही होती है। ओरिजिन मीन जहां पे प्रेशर वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां पे। एक्चुअली वॉल्यूम वहां पे 0 नहीं होता। हम ये कहते हैं कि अगर हम इसको उलट सोचते हैं कि जी प्रेशर जब बढ़ाया जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब वॉल्यूम इस तरह से कम होगा कि जब उसका 1/V लेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है ना वो आती चली जाएगी। उसको अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज की शक्ल में लिखूं कि जी प्रेशर है 1 2 3 4 5, वॉल्यूम होना चाहिए 1 1/2 1/3 1/4 1/5। तो बेटा अगर 1/V बनाया जाए तो ये 1 रहेगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो फिर देखें ये दरमियान से मैं वॉल्यूम की वैल्यू को माइनस कर देता हूं, उसे मिटा देता हूं, तो हमारे पास P और 1/V की वैल्यू दोनों ही एक दूसरे के अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेशर और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर जो चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होगी जो कि हमें ये नजर आ रही है। इसी तरह अगर बेटा आप PV जो कि कांस्टेंट होता है उसका प्रेशर के साथ एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फिर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हमें हासिल होगी और जिस गैस के लिए ये स्ट्रेट लाइन हमें हासिल हो जाएगी वो आइडियल गैस कहलाती है। ये सारी बातें आ गई बॉयल्स लॉ के लिए। अब हमने डिस्कशन करनी है चार्ल्स लॉ के लिए। बेटा चार्ल्स लॉ में हम ये कहते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, शर्त यह है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है और क्या चीज कांस्टेंट रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स। यानी अगर ये दो चीजें कांस्टेंट रखी जाएं तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर, याद रखना कि चार्ल्स लॉ सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के लिए ही वेरीफाई होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को केल्विन स्केल भी कहा जाता है और केल्विन स्केल में ही ये लॉ जो है वो वेरीफाइड होता है। सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में ये लॉ वेरीफाइड नहीं होता। अब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया बेटा, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया के आया, उसी तरह से V/T रेशियो जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखे जाए। तो के डिपेंड करता है तीन चीजों पे, मास पे, प्रेशर पे और नेचर ऑफ गैस पे। इसमें बेटा अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में तो वॉल्यूम टेम्परेचर चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी। वो स्ट्रेट लाइन जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, वो किसी और वॉल्यूम से स्टार्ट होगी क्योंकि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 नहीं किया जा सकता। अगर हम इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये बेटा टेम्परेचर एक्सिस पे -273 डिग्री पे जाके कट करता है। -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एग्जैक्ट वैल्यू उसकी बनती है, वहां पे जाके उसे कट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस शुड बी 0, वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। हकीकत में ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी तक ये टेम्परेचर अचीव ही नहीं किया जा सका, ये जो है ना वो अटेंड नहीं हो सका क्योंकि इससे पहले ही -239 डिग्री पे तकरीबन दुनिया की तमाम गैसेस जो है वो लिक्विफाई हो जाती हैं। हाइड्रोजन हीलियम बच जाती हैं, वो लिक्विफाई नहीं होती इस टेम्परेचर पे, तो वो -249 और -2 जो ना 51 पे जो ना वो जाके वो भी लिक्विफाई हो जाती हैं। तो जब कोई गैस लिक्विफाई हो जाएगी तो जब आप मजीद उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो टेम्परेचर कम करने पे वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं होगा बल्कि वो लिक्विफाई जो गैस हुई होगी वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी एंड देन फिर आप उसे उसका वॉल्यूम 0 नहीं कर सकते। तो ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है जिसको एब्सोल्यूट 0 भी कहा जाता है। अब एब्सोल्यूट 0 का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बेटा, ये मैंने इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है वो चार्ल्स लॉ की लिखी हुई है। मैंने इसके जो है वो 3 हिस्से कर लिए हैं। वो क्या है जी कि वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस, पहले हम इतना ऐसा पढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम से मुराद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो भी गैस का वॉल्यूम होगा वो ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो किसी भी गैस का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा इतना 1/273, किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का इतनवा हिस्सा इंक्रीज हो जाएगा व्हेन देयर इज 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर,
जब टेम्परेचर में 1 डिग्री राइज आएगा बेटा, और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगा इतना ही अगर 1 डिग्री फॉल आता है टेम्परेचर में। तो इसके लिए एक फार्मूला यह भी है कि आप किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर है, वो यहां वैल्यूज पुट करें तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। अब कॉन्सेप्ट यह है कि फर्ज करें कि जी 0 डिग्री पे वॉल्यूम इतना है बेटा, तो इसका ये जो वॉल्यूम हमें दिया गया है, हमारी बुक में भी मेंशन है, ये फर्ज कर लिया 0 डिग्री पे वॉल्यूम, इसका 1/273, तो 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ओरिजिनल वॉल्यूम है 546, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 273 बेटा इसे जब कैंसिल करेगा तो 2 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। 2 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हमारे पास आंसर आया, यानी इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा अगर टेम्परेचर 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज होता है, तो ये 548 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा, V1 हम इसे कहेंगे। तो 1 डिग्री पे तकरीबन 2 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो बेटा 10 डिग्री पे ये तकरीबन 20 बढ़ेगा, जो उसमें ऐड करेंगे तो 566 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो आ गया। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो बेटा 273 डिग्री पे जो वॉल्यूम है वो पहले वाले का डबल हो जाएगा, 1092 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फिर हम बच्चों को ये कहते हैं कि 273 डिग्री वो टेम्परेचर है जहां पे किसी भी गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है। अब जरूरी नहीं है कि वो ये वाली वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू है, फर्ज करें जी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो बेटा 273 पे वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर वो 20 क्यूबिक सेंटीमीटर 0 पे है तो वो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर 273 पे हो जाएगा। यानी जो भी वॉल्यूम 0 डिग्री पे है वो डबल हो जाना है 273 डिग्री पे। इसी तरह अगर इसकी ऑपोजिट सोचें, हमारे पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो हर एक टेम्परेचर माइनस होने पे 2 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस होते चले जाना है। तो -273 पे जो वॉल्यूम है वो 0 हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि -239 डिग्री पे तकरीबन तमाम गैसेस जो हैं वो लिक्विफाई हो जाती है, सिवाय हाइड्रोजन हीलियम के। उनको भी आप -251 252 पे आप आसानी से लिक्विफाई कर सकते। यानी अभी तक -273 तो अचीव ही नहीं हो सका, तो फिर इसको हम बोलते हैं एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, एक फर्जी टेम्परेचर, एक ख्याली टेम्परेचर। तो इसकी केल्विन में वैल्यू तो 0 है, सेंटीग्रेड में वैल्यू जो है वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो है वो फ़ारेनहाइट में -459 फ़ारेनहाइट बनती है। तो ये 3 वैल्यूज हैं जिनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। एब्सोल्यूट का मतलब है मुकम्मल, एब्सोल्यूट 0 मुकम्मल खात्मा, यानी वो टेम्परेचर जहां पे किसी भी गैस का वॉल्यूम मुकम्मल 0 हो जाए, जैसा कि जो कि इम्पॉसिबल है, हमारी दुनिया में तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसे हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, ख्याली फर्जी टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा चार्ल्स लॉ की जो है ना वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का। तो अब इससे रिलेटेड जो हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है, देखें जी आपके सामने है। क्वेश्चन है बेटा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड फॉर बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ एक्सेप्ट। कहता है तमाम स्टेटमेंट जो है वो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के लिए ठीक है सिवाय एक के। पहले नंबर पे जो ऑप्शन है बेटा वो है बॉयल्स लॉ के लिए PV इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। चार्ल्स लॉ के लिए V/T इज इक्वल टू K एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, ये भी ठीक है बेटा। बॉयल्स लॉ में बीटा ऑप्शन है K डिपेंड्स ऑन द मास टेम्परेचर और नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल ठीक है। चार्ल्स लॉ में जो K है डिपेंड्स ऑन द मास प्रेशर और नेचर ऑफ गैस, ये भी ठीक है बेटा। चार्ली ऑप्शन है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, ये बॉयल्स लॉ के लिए बिल्कुल ठीक है। चार्ल्स लॉ के वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, ये भी ठीक है बेटा। डेल्टा ऑप्शन में जो ग्राफ है वॉल्यूम और प्रेशर में वो कर्व बनाई हुई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ग्राफ तो ठीक है लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ आइसोबार, तो ये गलत है बेटा। और जो चूंकि ये गलत इसलिए है क्योंकि जो ग्राफ हमें हासिल होता है उसे आइसोथर्म कहते हैं। यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया था मैं उसको समझाता हूं, ये देखें, ये आइसोथर्म है। आइसो का मतलब है सेम,
थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। तो सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो ग्राफ आता है वो आइसोथर्म कहलाता है। और ये जो ग्राफ है इसे बेटा आइसोबार कहते हैं। बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर, आइसो मीन कांस्टेंट, बार मीन प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो ग्राफ हासिल होगा वो आइसोबार कहलाएगा। जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वो आइसोथर्म। इसी तरह जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है वो आइसोकोर कहलाता है। तो यहां पे तो अभी आइसोकोर की बात नहीं है, यहां पे तो जो उसने बात की है वो उसने बात की है आइसोबार की। तो आइसोबार उसने लिख दिया है बॉयल्स लॉ के ग्राफ के लिए, जो कि आइसोथर्म होना चाहिए था। और इधर डेल्टा ऑप्शन जो चार्ल्स लॉ में लिखी हुई है, वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आ गया एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसके नीचे उसने आइसोथर्म लिख दिया जो कि गलत है। तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं कर रही, बाकी सारी बेटा करेक्टली मैच कर रही हैं जी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा एब्सोल्यूट जीरो और उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के हवाले से है। देखें जी, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर ऑन एक्स एक्सिस एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस ऑन वाई एक्सिस, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट द टेम्परेचर एक्सिस एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। ये बेटा ये एब्सोल्यूट जीरो की डेफिनेशन है। तो अगर हम वॉल्यूम टेम्परेचर में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो लाइन जो है वो टेम्परेचर एक्सिस को -273 डिग्री 0.16 जो है डिग्री पे उसे कट करता है, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर इट। कहता है कौन सी स्टेटमेंट इसके लिए इनकरेक्ट है। पहले नंबर पे ऑप्शन है इट इज हाइपोथेटिकल टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये सही है बात। बीटा ऑप्शन है द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द गैसेस सीजेस एट दिस टेम्परेचर। जो हमारे पास मॉलिक्यूल की मोशन है, क्योंकि हम ये कंसिडर कर रहे होते हैं कि वो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनका वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है, फिर उस टेम्परेचर पे जो तमाम मॉलिक्यूल की मोशन वो बिल्कुल जीरो हो जाती है, सीज हो जाती है, जैम हो जाती है। ये बीटा ऑप्शन भी ठीक है। चलिए ऑप्शन इट इज अनअटेनेबल, अभी तक अचीव नहीं किया जा सका, अटेन नहीं किया जा सका। और डेल्टा ऑप्शन है 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। तो ये गलत है, 273.16 नहीं बल्कि -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि आंसर एक्सप्लेनेशन में फ़ारेनहाइट में भी दिया हुआ है -459 फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में 0 केल्विन। बेटा साथ ही ये टेम्परेचर के स्केल्स भी जो है ना वो दिए हुए हैं। केल्विन स्केल जो है वो 373 केल्विन तक जो है ना वो 273 केल्विन से 373 केल्विन, 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री, जो 373 केल्विन है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंशन कर रहा होता है। तो ये 100 डिग्रीज इंटरवल आप कह सकते हैं। इसी के साथ सेल्सियस स्केल है। सेल्सियस स्केल में जो है ना वो 37 जो है ना वो डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जो ह्यूमन बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहलाता है, जो कि अगर केल्विन में देखा जाए तो 310 केल्विन बनता है। और जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट का जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है जहाँ पे वाटर 0 डिग्री है उस वक्त फ़ारेनहाइट पर 32 फ़ारेनहाइट होता है और ये 212 फ़ारेनहाइट तक जो है जाता है। इसमें 180 टोटल इंटरवल्स होते हैं और 98.6 डिग्री जो है ना फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा कंसिडर किया जाता है जी बेटा। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है जी? एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अब दो चीजें हमने कांस्टेंट रखनी है, टेम्परेचर भी और प्रेशर भी। तो फिर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस आइडियल गैसेस हैं, उनका अगर वॉल्यूम इक्वल है फिर उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे या उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह से अगर इक्वल वॉल्यूम है, तीन गैसेज है, फर्ज करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है, ये तीन डिफरेंट गैसेज हैं, उन तीनों का अगर मैं वॉल्यूम इक्वल ले लेता हूं फिर उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। शर्त क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करके के आता है, के कांस्टेंट है जो कि V/N के बराबर है उसकी रेशो के, और इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन हमें हासिल होती है जी बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन भी इसे कहते हैं। ये बेटा उन तीन लॉज को जो भी हम पढ़ के आए हैं उनको आपस में कंबाइन करने से हासिल होती है। देखें जी, हम जानते हैं बॉयल्स लॉ क्या है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड जो है वो टेम्परेचर। इसी तरह चार्ल्स लॉ क्या है
कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर, और लास्ट वन जो है वो एवोगैड्रोस लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होने चाहिए। जब हम सबको कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम एन और टी के साथ डायरेक्टली है, पी के साथ इनवर्सली है, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म किया, आर आया, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और आइडियल गैस कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट भी कहलाता है। इसकी बेटा ये सारी वैल्यूज मैंने लिखी हैं, इसमें ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम SI यूनिट्स वाली वैल्यू जो है ना वो कहते हैं आर की, बाकी नॉन SI यूनिट जो है वो कहलाते हैं। तो अगर आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेरिक में है और जो वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब में है, तो देखें यहां से मैं आर की वैल्यू जो है ना वो बनाना चाहता हूं, तो आर इज इक्वल टू PV ओवर NT, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। ये मोल्स का यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, क्योंकि उसमें चार्ल्स लॉ यूज होता है, तो चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लिया जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूनिट मोल आ गया और केल्विन। अब अगर गौर करें तो सब में मोल्स और केल्विन ये चेंज नहीं किया, तो फिर चेंज क्या कर रहे हैं, प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट। अगर प्रेशर लिया गया एटमॉस्फेरिक में और वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में, तो आर की वैल्यू 0.0821 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अगर आप प्रेशर एटमॉस्फेरिक, उसमें एटमॉस्फेरिक की बजाय टॉर में लेते हैं या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में लेते हैं, तो फिर वो 1 एटमॉस्फेरिक 760 जो है वो टॉर के बराबर है। जब उसको यहां पुट करेंगे तो ये वैल्यू 62.4 टॉर डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन बन जाएगी। इसी तरह अगर आप डेसीमीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब यूज करते हैं तो ये 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। और अगर आप जो प्रेशर का यूनिट है वो ऐसा ही लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में लेते हैं, तो फिर आपके पास न्यूटन मीटर आ जाता है और 8.31 उसकी वैल्यू बनती है पर मोल पर केल्विन। 1 न्यूटन मीटर जाउल के बराबर है, तो 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह से 1 कैलोरी जो है वो 4.18 जाउल के बराबर है। अगर आप 1 जाउल निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ 4.18 से डिवाइड कर दें, तो ये 4.18 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 ओवर 4.18 कैलोरीज। तो यहां पे जाउल की जगह पे अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 8.31 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4.18 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ये आपस में कैंसिल होके 1.97 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन हमारे पास आर की वैल्यू बन जाएगी। तो ये आर की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट यूनिट्स में है, जिसमें सिर्फ ये वाली SI यूनिट है। इसी तरह से अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो किसी भी गैस के, अगर n की वैल्यू हमें पता है, तो फिर बेटा ये P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये जो है ना वो आइडियल गैस इक्वेशन की दूसरी फॉर्म है। आप उसको यूं भी लिख सकते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन की एप्लीकेशंस क्या है वो भी हम यहां से देख लेते हैं। वो क्या है जी, कि अगर ये जो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहां से हम क्या करते हैं, हम m को इधर ले आते हैं, v को उधर ले आते हैं, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, तो ये बेटा इस तरह से बन जाएगा PM, ये आ गया। अब मास पर वॉल्यूम डेंसिटी होता है, तो PM ये हमारे पास वैल्यू आ गई DRT, तो D किसके इक्वल बन गया, PM ओवर RT। यानी आप किसी भी गैस की डेंसिटी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले में पुट करके। और इसी से एक और बात हमें पता चली कि डेंसिटी जो है वो मास के जो है मोलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर के साथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास और प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप उसको यूं लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू, m इधर ही रहने दें, DRT ओवर P, ये आप मोलर मास भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा उसकी एप्लीकेशंस बन गई जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि कौन से MCQs जो हैं वो यहां पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेटा पहला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ R इज करेक्ट इन SI सिस्टम इंटरनेशनल फॉर जनरल गैस इक्वेशन। जो बेटा पहली ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक, अगर यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और यूनिट ऑफ वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब है, तो 0.081 मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पे ये SI यूनिट नहीं है, उसने सवाल में SI सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कहा है, तो वो अल्फा ऑप्शन नहीं बनती। बीटा ऑप्शन है टॉर, अगर प्रेशर का यूनिट टॉर में है और वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, तो 62.4 टॉर
डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, ये भी उसकी वैल्यू एसआई में नहीं है बेटा। चार्ली ऑप्शन प्रेशर का यूनिट टॉर में और जो यूनिट ऑफ वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 6 to 400 सेंटीमीटर क्यूब टॉर पर मोल पर केल्विन बन जाएगा, ये भी नहीं है बेटा। इसका आंसर बनता है डेल्टा ऑप्शन है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर का यूनिट है और मीटर क्यूब यूनिट ऑफ वॉल्यूम है और उसे 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन, ये बेटा उसकी एसआई यूनिट है आर की वैल्यू। तो यहां पे आंसर हुआ फिर डेल्टा ऑप्शन जी। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो ना हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। क्वेश्चन है एट 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया उसने जो कि 5 है एंड 300 केल्विन और टेम्परेचर दे दिया 300 केल्विन। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे इन 15 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस दे दिया बेटा और उसका उसने हमें वॉल्यूम भी प्रोवाइड कर दिया 15 डेसीमीटर क्यूब। अब चूंकि प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक में है और वॉल्यूम का यूनिट डेसीमीटर क्यूब है, फिर आर की वैल्यू जो हम यूज करेंगे वो 0.1 उसने प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चन में, 0.1 एटमॉस्फेरिक डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। बड़ा ये सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं पी इक्वल एनआरटी में एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं। पी इक्वल एनआरटी हमारे पास है तो यहां से एन किसके इक्वल आएगा, पी वी ओवर आर टी। अब प्रेशर का यूनिट बेटा उसने हमें, प्रेशर की वैल्यू उसने हमें प्रोवाइड की हुई है, वो हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है प्रेशर की भी, वॉल्यूम की सारी वैल्यूज। प्रेशर बेटा दिया हुआ है 5 एटमॉस्फेरिक, वॉल्यूम दिया हुआ है 15, R 0.1 और ये 300। अब हमने इसको सॉल्व करना है, हम इस 0.1 और 300 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.1 का मतलब है पॉइंट खत्म किया 10 आया, 10 का 0 से कैंसिल हुआ 30 बच गया, यानी इन दोनों से सॉल्व करने से 30 हमारे पास बच रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 5 × 15 डिवाइडेड बाय 30। तो ये बेटा कैंसिल हो गया 15, 30 से 2 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 हमारे पास उसके नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो अल्फा ऑप्शन है 2.5 और ये बेटा इसका आंसर है। बीटा ऑप्शन 0.25 मोल्स हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा। चार्ली ऑप्शन 1.5 है, डेल्टा ऑप्शन 2 मोल्स है, तो इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेसिकली बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ को मिला के बनाया गया है। तो क्वेश्चन इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज डबल्ड एंड प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू हाफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल। ये बेटा वो कह रहा है कि टेम्परेचर अगर डबल किया जाए और प्रेशर रिड्यूस किया जाए हाफ के, तो पहले हम जरा इन दोनों को मिला लेते हैं। ये बेटा दो लॉज हैं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। मैंने दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब वो कह रहा है कि टेम्परेचर डबल किया जा रहा है और प्रेशर हाफ किया जा रहा है, तो टेम्परेचर की जगह मैंने 2 लिख लिया और प्रेशर की जगह हाफ लिख लिया। ये 2 नीचे से जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 4 आ जाएगा, वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा बेटा। तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्वेश्चन उसने यही पूछा था कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल, पहली ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, बीटा ऑप्शन है रिड्यूसेस टू 1/4, चार्ली ऑप्शन इंक्रीजेस 4 टाइम्स और डेल्टा ऑप्शन है कैन बी डबल्ड। तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, फिर इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट जो एप्लीकेशन ऑफ जनरल गैस इक्वेशन के हवाले से एमसीक्यू है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी बेटा कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो फार्मूला हमारे सामने है, टेम्परेचर 0 डिग्री जो कि केल्विन में चेंज करें तो 273 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है। फार्मूले में पुट करते हैं बेटा, ये फार्मूला है डेंसिटी का, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, मोलर मास 44, आर की वैल्यू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर 273 केल्विन। तो ये हमने देखना है कि ये कहां पे इस तरह से मेंशन किया गया है। तो ये हमारा आंसर होगा। हमने ऑप्शंस को देखना बेटा, तो पहली ऑप्शन है 1 × 44 डिवाइडेड बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273, यही बेटा इसका आंसर है। क्योंकि बीटा ऑप्शन में उसने टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है नीचे और चार्ली ऑप्शन में 8.31 जो है वैल्यू दी है आर की और डेल्टा ऑप्शन में आर की वैल्यू 1.987 है। तो चूंकि प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था तो एटमॉस्फेरिक होने की वजह से आर की वैल्यू 0.0821 कंसिडर की गई।
तो फिर इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। जी बेटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी है। यहां पे हमने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि गैसेस आइडियल कब होती हैं और नॉन आइडियल कब होती हैं। ये बात याद रखनी है कि दुनिया में कोई गैस भी आइडियल नहीं है और कोई गैस भी जो है ना वो आप आइडियल से रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल से आइडियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप कंडीशंस क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो पहले हम कंडीशंस को देखते हैं, उनके मुताबिक फिर हम आइडियलिटी की कंडीशंस को फाइंड करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। वो गैस आइडियल गैस कहलाती है जो गैस लॉज को ओबे करती है। अब गैस लॉज कौन से हैं? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। जो इनको ओबे करेगी वो आइडियल गैस है। तो इसका मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस जब तक गैसियस स्टेट में है उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो गैस लॉज को ओबे करे। तो वो कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में कब है? जब उसका टेम्परेचर हाई है। टेम्परेचर हाई होने से बेटा वॉल्यूम ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, और दूसरी कंडीशन भी साथ ही प्रेशर भी लो होना चाहिए। इन दो कंडीशंस पे कोई भी गैस ज्यादा देर तक गैस रह सकती है, यानी वो ज्यादा देर तक गैस लॉज को ओबे कर सकती है। अगर आप ये कंडीशंस चेंज करेंगे तो वो गैस आइडियल नहीं रहेगी। फिर आप ये कह सकते हैं कि इन कंडीशंस पर गैसेस आइडियल रहती हैं। और अगर आप फर्ज करें जिनका बॉयल्स लॉ का ग्राफ बनाते हैं तो वो जो पीवी का आंसर है वो एक कांस्टेंट आता चला जाता है। जब पीवी और पी का ग्राफ आप प्लॉट करते हैं तो ग्राफ हमें पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस हासिल होता है, जो कि ये कंडीशन है कि कोई भी गैस आइडियल है। अब आते हैं नॉन आइडियलिटी की तरफ। एट लो टेम्परेचर जब मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस का टेम्परेचर कम किया जाता है तो क्या होता है? वो एक दूसरे के करीब आते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, क्योंकि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डेवलप करेंगे। उससे क्या होगा बेटा? वो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डेवलप कर लेंगे तो फिर वो गैसियस स्टेट में नहीं रह सकेंगे, वो लिक्विफाई हो जाएंगे। यानी अब ये कह सकते हैं कि जब गैस लिक्विफाई होती है तो फिर वो आइडियल नहीं रहती, फिर वो नॉन आइडियल हो जाती है, फिर वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। तो फिर एट लो टेम्परेचर गैसेस बिकम नॉन आइडियल। और दूसरी कंडीशन एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस पे बढ़ाते हैं, मॉलिक्यूल्स अगेन एक दूसरे के करीब आते हैं और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं और ऑटोमेटिकली दे बिकम नॉन आइडियल, वो आइडियल नहीं रहते। तो इन दो कंडीशंस पे आप ये कह सकते हैं कि गैसेस को लिक्विफाई किया जाता है। तो जो गैस लिक्विफाई हो गई वो आइडियल नहीं है। आइडियल गैस की एक पहचान ये भी है कि वो लिक्विफाई नहीं होती, तो जो लिक्विफाई हो गई वो आइडियल नहीं है। तो इन कंडीशंस पर गैसेस लिक्विफाई हो सकती हैं। तो जो गैस जितनी देर बाद लिक्विफाई होगी, अब वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस गैस का मॉलिक्यूलर साइज, एटॉमिक साइज क्या है। अगर वो फर्ज करें जी नोबल गैस है तो उसका एटॉमिक साइज कंसिडर होगा, और अगर वो नोबल गैस नहीं है फिर उसको मॉलिक्यूलर साइज कंसिडर होगा। जितना साइज ज्यादा उतनी मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू पोल्स। तो पोल्स ज्यादा यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो ऑटोमेटिकली वो चीज नॉन आइडियल, यानी वो ज्यादा डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो फिर जो रियल गैसेस हैं वो आइडियल गैसेस बनाई जा सकती हैं अगर हम ये देखें कि उनमें पार्टिकल साइज स्मॉल है या नहीं। जितना पार्टिकल साइज कम होगा उतनी ज्यादा गैस आइडियल होगी या वो उतनी लेस डेविएट करेगी, क्योंकि साइज ज्यादा तो डेविएशन ज्यादा, साइज ज्यादा नॉन आइडियलिटी ज्यादा, तो साइज कम नॉन आइडियलिटी कम, डेविएशन कम, इट बिकम मोर आइडियल। या ऑटोमेटिकली जिन गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी वो उतनी लेस नॉन आइडियल होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉन पोलर गैसेस हैं उनके आइडियल होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि उनमें पोलैरिटी नहीं है। लेकिन नॉन पोलर में जैसे फर्ज करें मीथेन एक नॉन पोलर गैस है और हाइड्रोजन भी एक नॉन पोलर है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है,
उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसका जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और वो नॉन आइडियल बिहेवियर बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक नॉन पोलर गैस है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, ऑटोमेटिकली वो ज्यादा नॉन आइडियल होती चली जाती है। तो गैसेस जो नॉन आइडियल होती हैं, जिनको आप रियल गैसेस भी कहते हैं, वो उनके डेविएट करने की जो आइडियल बिहेवियर है उसे डेविएट करने की रीजन क्या है, कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या है। तो बेटा कॉजेज ऑफ डेविएशन जो है वो दो हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो दो पोस्टुलेट हैं बेटा, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट, वो दो पोस्टुलेट क्या हैं? एक पोस्टुलेट है देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी आइडियल गैस में कोई फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, रियलिटी में तो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। ये वो पोस्टुलेट है जिसकी वजह से गैसेस डेविएट करती हैं। और दूसरी के उसमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना थोड़ा है कि आप उसे इग्नोर कर दें, तो फिर हम ये कंसिडर करते हैं कि भाई सारे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, इसलिए जो ना वो गैस आइडियल हो जाती है। जबकि हकीकत में क्या होता है कि जब किसी गैस को हाईली कॉम्प्रेस किया जाता है तो एक खास जो ना वो जगह पे आके पिस्टन मजीद दबने से रुक जाता है। वो हाईली प्रेशराइज कंडीशन में वो सब्सटेंस जो गैसियस स्टेट में होता है उस वक्त उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी जो ना वो जितना भी गैप है उसे हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। वो टोटल कंटेनर के वॉल्यूम में से अगर वो सारे मॉलिक्यूल्स निकाल दिए जाएं तो हम ये कहते हैं कि ये गैस आइडियल हो जाएगी। इसको मैं इस तरह से समझाता हूं, ये देखें, फर्ज करें कि ये कंटेनर है जिसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं। अगर ये आइडियल गैस है तो इसके एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में नेग्लिजिबल है, तो हम कहते हैं कि ये इतना थोड़ा वॉल्यूम है, इसे इग्नोर कर दिया जाए। अगर इसे इग्नोर करें तो इसे भी इग्नोर कर दें, इसे भी इग्नोर कर दें, इसे भी इग्नोर कर दें, ये भी सारे इग्नोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पिस्टन को दबाना शुरू करेंगे तो पिस्टन आके बॉटम से अटैच हो जाएगा। जो पिस्टन बॉटम से आके अटैच हो जाएगा उसे कोई मॉलिक्यूल रोक नहीं रहा, तो हम ये कहते हैं कि ये जो पूरा वॉल्यूम है ये वी फ्री है या इसे वी आइडियल का नाम दिया जाता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि जब आप किसी कंटेनर में पिस्टन को दबाना शुरू करते हैं तो एक खास जगह पे आके वो पिस्टन रुक जाता है, उसमें सारे मॉलिक्यूल जो है वो कन्फाइंड हो जाते हैं। ये हाईली प्रेशराइज्ड कंडीशन है, तो हम ये कहते हैं कि ये वाला वॉल्यूम जो है ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो अगर इस कंटेनर में से निकाल दिया जाए तो ये भी आइडियल गैस जैसा हो जाएगा, यानी ये भी आइडियल बन जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जी यहां से शुरू करके यहां तक इस पिस्टन को रोकने वाला कोई नहीं है जैसा आइडियल कंडीशन में था, तो यहां पे कोई रोकने वाला नहीं है, तो इतना हिस्सा जो है वो वी आइडियल है। तो वी आइडियल कैसे हासिल हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ वेजल में से, ये वॉल्यूम ऑफ वेजल है, उसमें से बी निकाल दिया जाए तो फिर हमारे पास जो है वो वी आइडियल हासिल हो जाएगा। वो चूंकि माइनस किया जा रहा है इसलिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है वो कहलाता है। वो फिर हम यहां पे इस वी आइडियल की जगह पे ये पुट कर देते हैं। और जो पी आइडियल है वो क्या है? वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की करेक्शन है कि जी फर्ज करें हमारे पास ये कंटेनर में मॉलिक्यूल्स थे, ये मॉलिक्यूल दीवार की तरफ जो है ना वो भागा जा रहा है, ये दीवार को जाके टकराता है, उस पर प्रेशर लगाता है। आइडियल गैस में ये प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन रियल गैस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल इसके दूसरी तरफ है वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूल इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वो इसे दीवार के साथ उतनी तेजी से जाके टकराने नहीं देते। नतीजतन क्या होता है कि वो उतने जोर से प्रेशर दीवार पे एक्सर्ट नहीं कर पाता, यानी जो रियल प्रेशर है वो कम होगा। वो किससे कम होगा? वो आइडियल प्रेशर से कम होगा। उसे हम पी डैश कहते हैं कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है। तो यहां से पी आइडियल अगर निकालना चाहते हैं आप तो वो क्या होगा? वो पी ऑब्जर्व्ड प्लस पी डैश होगा, और पी डैश बराबर होता है ए एन स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जिसमें ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। अगर किसी गैस के लिए ए जीरो हो जाए, यानी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए और बी भी जीरो हो जाए, तो जब बेटा ए भी जीरो और बी भी जीरो
ये दोनों चीजें जीरो होंगी, तो जब आप ए की जगह जीरो पुट करेंगे ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, बी की जगह जीरो पुट करेंगे ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो p प्लस जीरो यानी सिर्फ p बच जाएगा, v माइनस जीरो सिर्फ v बच जाएगा। तो वो जो गैस है वो आइडियल गैस बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो कब हो सकती हैं? जब आप टेम्परेचर हाई करेंगे, जब आप प्रेशर लो करेंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे, ए और बी वेरी स्मॉल हो जाएंगे, नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, तो गैस ऑटोमेटिकली आइडियल हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आप किसी भी रियल गैस को आइडियल बना सकते हैं बाय अप्लाइंग कंडीशंस। तो अब इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज हैं जो कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा पहला एमसीक्यू है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस। ये बेटा पहली ऑप्शन आइडियल गैस के लिए है, इट ओबेज गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मैं बता चुका हूं आपको। नॉन आइडियल गैस वो होगी जो रियल गैस होती है, वो ये तमाम जो गैस लॉज हैं उन्हें ओबे नहीं कर रही होगी किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पर। फिर बीटा ऑप्शन है, आइडियल गैस के लिए इट कैनॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है, आइडियल गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। नॉन आइडियल गैस के लिए कि इट कैन बी लिक्विफाइड, उसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है। चार्ली ऑप्शन है, आइडियल गैस के लिए टू बेस गैस जनरल गैस इक्वेशन एंड काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो ये भी ठीक है बेटा। जो आइडियल गैस होती है वो जनरल गैस इक्वेशन को, और जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, जो काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में आई थी, PV = 1/3 mnc बार स्क्वायर, ये उसको ओबे कर रही होती है, बिल्कुल ठीक है। नॉन आइडियल गैस इट ओबेज वैन डर वाल गैस इक्वेशन, ये जब ये आपके सामने इक्वेशन लिखी है ये वैन डर वाल इक्वेशन है, रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, ये इसको ओबे करती है। चार बात भी सही हो गई। डेल्टा ऑप्शन है, आइडियल गैस में इट बिहेव्स आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, कह रहे जी कि ये आइडियल तब बिहेव करती है जब आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जो है ना वो अप्लाई करें, तो ये गलत है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर आना चाहिए था, तो ये डेल्टा बात गलत हो गई। और नॉन आइडियल में इट बिहेव्स रियल एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे तो गैसेज वैसे ही उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं, तो वो नॉन आइडियल हो जाती है। तो ये जो डेल्टा ऑप्शन आइडियल गैस के लिए वो बेटा इनकरेक्ट लिखी हुई है, तो फिर डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज हैज मिनिमम डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो पहली ऑप्शन है हीलियम, दूसरी है हाइड्रोजन, तीसरी नाइट्रोजन और चौथी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखें जी, ये बेटा हीलियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखें बाकी सब में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, जैसे हाइड्रोजन में 2 एटम है, नाइट्रोजन में 2 एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है, हीलियम में 1 एटम है। यानी हीलियम का जो पार्टिकल साइज है वो सबसे कम, तो इसका मतलब है पोलराइजेबिलिटी सबसे कम। पोलराइजेबिलिटी सबसे कम होने का मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम मीन नॉन आइडियल लेस, तो लेस डेविएशन, तो हीलियम सबसे लेस डेविएट करेगी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी सबसे ज्यादा आइडियल गैस जो है वो यहाँ पे हीलियम होगी, और ये अल्फा ऑप्शन है, तो इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंडीशंस ऑफ द डेविएशन ऑफ द रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। कहते हैं जी कि मेन कंडीशंस क्या हैं जिन पे कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती है। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि ये 2 कंडीशंस हैं जिन पे गैसेज लिक्विफाई होती हैं, और वो क्या कंडीशंस हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो आपने देखना लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहाँ पे लिखा हुआ है, उन्हीं पे गैसेस लिक्विफाई होती हैं, और वो गैस चूंकि गैस नहीं रहती इसलिए गैस लॉज को ओबे नहीं करती, तो वो डेविएट करती है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अल्फा ऑप्शन है एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और यही बेटा इसका आंसर है, क्योंकि बीटा ऑप्शन में लो टेम्परेचर के साथ लो प्रेशर लिखा हुआ है, चार्ली ऑप्शन में हाई टेम्परेचर लिख दी है, डेल्टा ऑप्शन में भी हाई टेम्परेचर लिख दी है, ये मैच नहीं करती, तो इसका आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। और लास्ट जो एमसीक्यू है इसके हवाले से बेटा वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ द रियल गैसेज फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो मैं भी आपको बता चुका था कि 2 मेजर कॉजेज हैं, 2 मेन रीजंस हैं। पहली है, देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस ओनली, ये पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बेटा। बीटा ऑप्शन है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, कि एक मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो इतना कम होता है कि हम उसे निगलेक्ट कर दें, नेग्लिजिबल होता है टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में, तो बीटा बात भी ठीक है। फिर आंसर चार्ली ऑप्शन हुआ, बोथ ए एंड बी। डेल्टा ऑप्शन नीदर ए नॉर बी है, जो कि पॉसिबल नहीं, इसका आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। ये बड़ा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है गैसेस की, उसके पॉस्टुलेट्स आप बुक में भी पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे शो भी हो रहे हैं कि every gas consists of a large number of very small particles
कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स रखती हैं, यानी इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकंड है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो हैं वो मूव हैपहैजर्डली करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और ये आपस में कोलाइड करते हैं, दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट जो है कि जब ये दीवारों के साथ कोलाइड करते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं हमें नहीं पता ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट प्रेशर। और इनकी जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। इलास्टिक कोलिजन का बेटा आप पढ़ के आते हैं कि ऐसी कोलिजन जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। चौथे नंबर पे मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा गैप होते हैं जिसकी वजह से फिर आप गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे मॉलिक्यूल्स ऑफ, जो भी बता रहे थे हम, रीजन मेन कॉजेज ऑफ डेविएशन है कि देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और छठे नंबर पे जो अगेन जो नफॉल्टी पोस्टुलेट था जो बाद में साबित हुआ था वो क्या था कि जी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। 7 नंबर पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, या ना होने के बराबर जो है ना वो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ मोशन, जो मॉलिक्यूल्स मोशन में हैं वो आसानी से मूव कर रहे होते हैं, वो सारे ग्रेविटी की वजह से जमीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते, उनकी मूवमेंट जो ना वो ग्रेविटी के असर से जो ना वो सेपरेट होती है या ग्रेविटी उन पर इफेक्ट नहीं कर रही होती। और लास्ट पॉइंट है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसी से रिलेटेड बेटा कुछ एमसीक्यूज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ। कहता है केएमटी का कौन सा पोस्टुलेट है जो बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। पहली ऑप्शन है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस मूव हैपहैजर्डली, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो रैंडमली हैपहैजर्डली मूव कर रहे होते हैं। पॉइंट तो ठीक है लेकिन ये बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता। बीटा ऑप्शन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये बड़ा जो पॉइंट है ये बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है कि जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो जब आप वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये पॉइंट बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है। जो चार्ली ऑप्शन है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करता है, बॉयल्स लॉ को नहीं। और डेल्टा ऑप्शन है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेनर। ये पोस्टुलेट बाद में गलत साबित हो गया था, ये किसी लॉ को एक्सप्लेन नहीं करता। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो है प्रेशर और उसके यूनिट्स। प्रेशर उसके यूनिट्स बट आप जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है उसके बराबर होता है। ये 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के बराबर होता है और 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसको पास्कल भी कहा जाता है और 1.01325 बार के इक्वल होता है बेटा। 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। जो हम प्रेशर मेजर करते हैं वो बेटा टॉर्सिलियन बैरोमीटर के जरिए मेजर करते हैं, जिसमें मरकरी का जो कॉलम है जिसको एयर दबा रही होती है वो दबाने के बाद जो मरकरी का कॉलम की हाइट आती है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम आती है बेटा। अगर सेंटीमीटर में मेजर किया जाए तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम बनता है और इसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कहते हैं। और लास्ट जो ना पॉइंट जो हमारे पास है वो बेटा काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर है। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको जो है ना वो एक इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया जाता है। वो इक्वेशन क्या है वो इस एमसीक्यू में बेटा क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एक्सप्लेन्स दैट केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। पहली ऑप्शन है PV इज इक्वल टू 1/3 MnC बार स्क्वायर। क्वेश्चन ये था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको किससे एक्सप्लेन किया जाता है। पहली इक्वेशन तो काइनेटिक गैस इक्वेशन है, ये हमारा कोई रिलेशन नहीं बना रही टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी में। बीटा ऑप्शन जो है ये बेटा वेंडर वाली इक्वेशन है, ये भी कोई रिलेशन ऐसा नहीं बनाती। चार्ली ऑप्शन EK काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3R/2NA और आगे T लिखा हुआ है। 3R/2NA कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और यही बेटा इसका आंसर है। डेल्टा ऑप्शन PV इज इक्वल टू nRT है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली ऑप्शन। ये बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज।